चालू ही हो। नमस्कार बच्चों, आज हम देख रहे हैं हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। ठीक, ये इंटर की फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। परावर्तन की व्याख्या जो है ये बोर्ड की तरफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला जो फैक्ट है वो बार आता ही है। ठीक, तो हम करेंगे हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। हाइगेंस ने जो है तरंग सिद्धांत से कैसे परावर्तन की व्याख्या की। तो परावर्तन की व्याख्या करने के लिए परावर्तन के दो नियम होते हैं। एक होता है कोण आई जो होता है वो बराबर होता है कोण आर के, और आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये मुझे प्रूव करके दिखाना हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से। तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत जब नियम लगाएंगे तो इसमें अभी जो है जब चित्र बनाएंगे तो पहला नियम तो ऐसे प्रूफ हो जाएगा कि तीनों एक ही तल में होंगे। तो यहाँ को सिद्ध यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमको सिद्ध करना पड़ेगा कि कोण आई जो है वो कोण आर के बराबर है। ठीक, ये चीज प्रूव करनी है। तो ये चीज प्रूव करने से पहले हमको जो है दो सर्वांगसम त्रिभुजों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक, तो जैसे दो त्रिभुज हों, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो त्रिभुज दिए हैं, एक त्रिभुज है ए बी सी, दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। तो इनको सर्वांगसम करने के लिए क्या करते हैं, इनकी सभी भुजाएं और सभी कोण, यदि सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो इनके जो सभी कोण, यदि हम दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो जैसे ये भुजा इसके बराबर हो गई, संगत भुजा बराबर होती है। ए बी बराबर पी क्यू है, ए सी बराबर पी आर है और बी सी बराबर क्यू आर है। तो इनके जो सभी कोण भी होंगे वो बराबर होते हैं बीपीटी नियम से। ठीक, तो इसमें हमको सिद्ध क्या करना है, कोण आई कोण आर के बराबर सिद्ध करना है। तो अगर हम दो त्रिभुज सर्वांगसम प्रूफ कर देंगे तो सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी कोण बराबर होते हैं। बीपीटी नहीं, सॉरी मैं गलत कह दिया, सीपीसीटी नियम से। ठीक, तो सीपीसीटी नियम से सर्वांगसम त्रिभुजों के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम को जरा ध्यान से देखेंगे कि डायग्राम इसका टफ होता है। इसमें पहले बनाएंगे हम समतल सतह या दर्पण कह लो। मान लीजिए दर्पण है, ये कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। ठीक, समतल दर्पण में कलई कर देंगे। समतल दर्पण को नाम दे दो M1 और M2 एक समतल दर्पण है। ठीक, अब इसके ऊपर जो प्रकाश है, प्रकाश जो है वो अनंत पर स्थित है। प्रकाश स्रोत जो है वो अनंत पर स्थित है। तो अनंत से आने वाली किरणें क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। अनंत से आने वाली किरणें एक दूसरे के समांतर आती हैं और वो किरणें जो होती है वो फोकस तल पर पड़ती हैं। और जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं वो फोकस से होकर गुजरती हैं। और जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं वो फोकस से होकर गुजरती हैं। तो यहाँ से प्रकाश स्रोत हमने सूर्य लिया है, तो सूर्य जो है वो अनंत पर ही स्थित है। तो यहाँ से आने वाली किरणें क्या होंगी, वो एक दूसरे के समांतर होंगी। जैसे पहली किरण में ले रहा हूँ, ये आई इसकी पहली किरण, दूसरी किरण ये आई, ये दोनों किरणें एक दूसरे के क्या है, समांतर है। ठीक, तो जब दो किरणें समांतर होती हैं तो इसके जो तरंगाग्र जो बनता है वो समतल तरंगाग्र बनता है। तो समतल तरंगाग्र बनेगा कैसे, ये दो किरणें ऐसे समांतर हैं, तो इस पर अगर हमको तरंगाग्र बनाना है तो तरंगाग्र बनाने के लिए क्या करेंगे, ये किरणें सारी समांतर जा रही है, तो इस पे तरंगाग्र जो होगा वो कैसे होगा, ऐसे होगा। तो तरंगाग्र का अगर हम निर्माण करें तो तरंगाग्र बनेगा ऐसे ऐसे। ठीक, ये बन जाएगा समतल तरंगाग्र। तो ऐसे जब समतल तरंगाग्र को हम देखते हैं तो हमको जो है आगे से ये वाली सतह दिखाई पड़ती है, ये वाली। तो यहाँ पे हम पूरा ऐसा 3D चित्र नहीं बनाएंगे, 2D चित्र बनाएंगे। ये लाइन बनाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक समतल तरंगाग्र बना देंगे ये। और तरंगाग्र की एक खासियत होती है कि वो सतह पर जो है 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पे जो ये कोण होगा वो 90 डिग्री होगा, ये वाला टोटल, और इधर भी ये 90 होगा। ठीक, ये क्या है, तरंगाग्र है। पहला तरंगाग्र, इसको हम नाम दे देते हैं AB। AB एक तरंगाग्र है। और ये कौन सी किरण थी, आपतित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है, ये अभिलंब हो गया, आपतन कोण। तो ये वाला कोण कहलाएगा कोण आई, इसे क्या कहते हैं, आपतन कोण। ठीक, आपतन कोण, तो ये हो गया आपतन कोण। और ये टोटल एंगल कितना था, 90। ये आई, ये टोटल 90, तो इधर वाला कितना बचेगा, ये वाला कितना बचेगा, ये वाला बचेगा 90, क्योंकि ये 90 है। 90 से अगर ये वाला कोण सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला रहेगा 90 माइनस कोण आई। ठीक, अब ये देखा जाए तो ये अभिलंब है, तो इसके द्वारा भी ये वाला एंगल कितना होता है, ये भी 90 होता है। तो ये 90 और ये 90 माइनस 90। तो अगर हमको इतना कोण निकालना हो तो कैसे निकलेगा, तो इतना कोण निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये यहाँ से 90 है, इस 90 से अगर इस वाले कोण को सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये वाला कोण आ जाएगा कैसे, 90 माइनस
90 माइनस कोण आई, माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये कोण कितना आ जाएगा, कोण आई आ जाएगा। ठीक, तो ये वाला भी कोण पता हो गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से इतनी दूरी प्रकार से नापेंगे, ये वाली दूरी लेके ये वाली दूरी माप के, इसको मैंने ए बोला, इसको बी बोला, इसको सी बोल दो, तो एसी दूरी जो है इसको प्रकार से नाप के एक इधर चाप लगाएंगे। तो यहाँ से जो है एसी दूरी लेके, इतनी दूरी लेके प्रकार से एक यहाँ पे चाप लगा दो, और चाप पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है वो क्या कहलाती है, खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, वो कहलाती है तरंगाग्र। ठीक, तो यहाँ से ये वाली जितनी दूरी है उतनी ही दूरी लेके इसको इधर मिला दो ऐसे। ठीक, तो दूरी लेके, इतनी दूरी लेके प्रकार से एक यहाँ पे चाप लगा दो, और चाप पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है वो क्या कहलाती है, खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, वो कहलाती है तरंगाग्र। ठीक, तो यहाँ से ये वाली जितनी दूरी है उतनी ही दूरी लेके इसको इधर मिला दो ऐसे। ठीक, तो अब इस तरंगाग्र पर अगर हम एक लाइन खींचें स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा क्या कहलाती है, खींची गई स्पर्श रेखा कहलाती है तरंगाग्र। तो ये भी एक तरंगाग्र है, ये जो हमने नीली जो लाइन खींची है ये भी एक तरंगाग्र है। ठीक, तो तरंगाग्र के द्वारा सतह पर बनाया गया एंगल कितना होता है, किरण पर 90 होगा। देखा जाए तो ये एंगल भी यहाँ 90 है। तो अब ये किरण आपतित किरण थी, अब क्या होगी, आपतित हुई तो ये इसको जो है परावर्तित भी होगी परावर्तन के नियम से, तो ये किरण परावर्तित होके इधर चली जाएगी ऐसे। तो अब इसमें भी एक अभिलंब डालेंगे, अभिलंब हो गया ये। तो ये आपतित किरण और ये अभिलंब, आपतित किरण अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है, कोण। आपतित किरण ये वाला नहीं लेंगे, ये वाली है, ये है अभिलंब और ये है परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण, कोण आर। ठीक, ये हो गया कोण आर। और ये भी एक तरंगाग्र है, तो ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल भी होगा 90, ये एंगल भी हो जाएगा 90। तो ये एंगल अगर 90 है, ये एंगल 90 हो गया। जैसे इधर देखो ये एंगल 90 था इस किरण के ऊपर, ऐसे ही तरंगाग्र ये है, तो तरंगाग्र के द्वारा बनाया गया एंगल ये किरण है, तो ये वाला एंगल 90 होगा, ये वाला। ठीक, ये 90 है, ये आर है, तो ये वाला कितना बचेगा, ये वाला बचेगा 90 माइनस कोण आर। ठीक, तो ये वाला आ गया 90 माइनस कोण आर, और ये 90 माइनस कोण आर है, तो ये वाला भी कितना होता है 90। तो इस वाले 90 से इसको घटाएंगे तो ये वाला कोण कितना आएगा, घटा के देख लो 90, इस वाले 90 से इस वाले को घटाएंगे तो ये वाला निकल के आ जाएगा, कौन वाला, ये वाला जो है कोण। तो इसको अगर हम निकालें तो कैसे निकलेगा, 90 माइनस 90, माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो आर प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस 90 कैंसिल, मतलब ये वाला कोण निकल के आ जाएगा कोण आर। ठीक, अब सारे मुझे कोण पता हो गया। दो ट्रायंगल यहाँ पे बन रहे हैं, बन रहा है ए बी सी, इसको भी कुछ नाम दे दो, इसको बोल देते हैं ई। तो दो ट्रायंगल बन गए ए बी सी और एक बन गया ए ई सी। ठीक, अब इन दोनों ट्रायंगलों को क्या करेंगे, हम समरूप प्रूफ कर देंगे, सर्वांशम प्रूफ कर देंगे। तो सर्वांशम त्रिभुजों के सभी कोण सभी भुजाएं बराबर होती है, जैसे ही सर्वांशम करेंगे वैसे ही ये कोण आई जो होगा वो कोण आर के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इनको सर्वांशम प्रूफ करो। तो सर्वांशम प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो एई तरंगाग्र है, एई तरंगाग्र जो है बिंदु सी तक आने में कितनी दूरी तय करेगा, कहेंगे ईसी दूरी तय करेगा। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो ये ठीक, अब इन दोनों ट्रायंगलों को क्या करेंगे, हम समरूप प्रूफ कर देंगे, सर्वांशम प्रूफ कर देंगे। तो सर्वांशम त्रिभुजों के सभी कोण सभी भुजाएं बराबर होती है, जैसे ही सर्वांशम करेंगे वैसे ही ये कोण आई जो होगा वो कोण आर के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इनको सर्वांशम प्रूफ करो। तो सर्वांशम प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो एई तरंगाग्र है, एई तरंगाग्र जो है बिंदु सी तक आने में कितनी दूरी तय करेगा, कहेंगे ईसी दूरी तय करेगा। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो ये पहला माध्यम है, विरल माध्यम है। तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल मैं मान लेता हूँ v है, और इसको जो समय लगेगा उसको मैं मान लेता हूँ t है। तो दूरी कितनी आ जाएगी, vt। मतलब ये वाला तरंगाग्र जो है एई तरंगाग्र जो है वो इसी दूरी तय करेगा, और इसी दूरी का मान कितना है, कहेंगे vt। तो ये जो दूरी हो गई वो vt हो गई। तो लिखेंगे तरंगाग्र एई के द्वारा, तरंगाग्र एई के द्वारा, तरंगाग्र एई के द्वारा तय दूरी निकालो। तरंगाग्र एई के द्वारा तय दूरी, तरंगाग्र एई नहीं है, तरंगाग्र कौन सा है, तरंगाग्र है ईसी, तरंगाग्र ईसी के द्वारा तय दूरी। ये तरंगाग्र ईसी जो है वो किधर आएगा, बिंदु ए पर आएगा। तरंगाग्र ईसी जो है वो बिंदु ए पर आएगा ऐसे, और तरंगाग्र ए बी जो है वो बिंदु सी पर जाएगा। तो लिखेंगे तरंगाग्र, पहले निकाल लो ईसी के द्वारा, तरंगाग्र ईसी
तरंगाग्र EC के द्वारा तय दूरी हो जाएगी। कौन सी दूरी है? तरंगाग्र EC ने कितनी दूरी तय की है? EA दूरी कितनी है? EA। और ये EA दूरी कैसे है? फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, दूरी बराबर 4 गुणे समय। तो 4 इसकी कितनी है? वही V, और समय कितना लगा होगा? T। तो EA का मान कितना आ गया? EA बराबर आ गया VT। ठीक, तरंगाग्र EC के द्वारा तय दूरी EA है और EA का मान कितना है? VT है। ठीक, ऐसे ही अब निकालेंगे तरंगाग्र AB के द्वारा तय दूरी। तो तरंगाग्र AB जो है वो कितनी दूरी तय करेगा? BC दूरी। तो तरंगाग्र AB की भी चाल वही V और समय कितना? T। तो अब लिखेंगे तरंगाग्र AB के द्वारा तय दूरी। तो इसकी अगर हम दूरी निकालें तो ये दूरी कितनी है? तरंगाग्र AB दूरी तय करेगा BC दूरी, तो दूरी हो जाएगी BC। और इसके लिए फार्मूला वही 4 गुणे समय, तो 4 इसकी भी वही V और समय T। तो यहां से भी BC का मान निकल के आ रहा है VT। तो BC जो है BC कितनी है? VT है। और इधर EA कितना है? EA भी VT है। मतलब ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या हो गई? बराबर हो गई। ये भुजा दोनों क्या हो गई? बराबर हो गई। BC भुजा और EA भुजा क्या हो गई? बराबर हो गई। ठीक, अब देखो ये एक तरंगाग्र है, तो ये एंगल इधर 90 बना रहा है, तो ये भी तो एक किरण है, इधर भी एंगल कितना बनाएगा? 90। तो कह सकते हैं कोण B बराबर कोण E हो गया है। कोण B बराबर कोण E हो गया है। अब यहाँ पे त्रिभुज लिखेंगे। कौन से कौन त्रिभुज हम ले रहे हैं? ABC। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AEC में कोण B बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण E, और दोनों हैं कितने? 90 डिग्री। ठीक, तो देखो एक कोण हमने यहाँ से बराबर कर दी, एक भुजा यहाँ से बराबर कर दी, तो एक कोण एक भुजा बराबर हो गई है, एक भुजा और बराबर हो रही है। ये वाला अगर हम त्रिभुज बनाए, ये वाला त्रिभुज बना रहे हैं, तब भी ये भुजा आ रही है, और ये वाला हम त्रिभुज बना रहे हैं, तब भी ये भुजा आ रही है। तो ये भुजा क्या हो गई? इसमें कॉमन भुजा हो गई। तो कहेंगे AC बराबर AC, इसको हम क्या कहेंगे? कॉमन साइड। तो इसको लिख लेंगे कॉमन साइड। तो दो भुजा इक्वल हो गई और एक एंगल इक्वल हो गया। तो कौन सा कॉन्ग्रेंट का रूल लग जाएगा? तो यहाँ पे कॉन्ग्रेंट का रूल लग जाएगा। लिखेंगे अब कॉन्ग्रेंट का रूल लगाओ। यहाँ पे कॉन्ग्रेंट का रूल लगाएंगे, कॉन्ग्रेंट का रूल लगा देंगे एंगल। तो एंगल नहीं, कौन सा लग रहा है? दो साइड इक्वल हुई है और एक एंगल इक्वल हुआ है। तो लिखेंगे अतः साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंट रूल से, साइड एंगल साइड सर्वांग समता हिंदी में कहते हैं, सर्वांग समता नियम से त्रिभुज, कौन से त्रिभुज लिए थे हमने? ABC, त्रिभुज ABC समरूप सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज AEC। अब जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी सभी भुजाएं बराबर होती है। कौन से नियम से? कक्षा 9 में एक नियम है CPCT नियम। CPCT का पूरा नाम करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। अब लिखेंगे देन या तब कोण जो I होगा कोण R के बराबर हो जाएगा। और नियम यहाँ कौन सा लगेगा? तो कहेंगे बाई CPCT। तो हमें यही सिद्ध करना था परावर्तन के नियम से। क्या सिद्ध करना था? यदि हमारा कोण I जो है वो कोण R के बराबर आ जाए। परावर्तन के दो ही नियम होते हैं, आपतित किरण और अभिलंब, और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो देखो ये आपतित किरण, ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण, ये वाली तीनों एक ही तल में, सही है। और हमने क्या प्रूव किया है? कोण I कोण R के बराबर सिद्ध कर दिया। तो इसका मतलब परावर्तन के दोनों नियम यहाँ पे सिद्ध होते हैं। अतः हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या हो जाती है।